Good morning students, welcome in online classes of NRPS School। NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा तीसरा पार्ट चल रहा है तंतु से वस्त्र। जो तंतु से किस प्रकार से हम वस्त्र बनाते हैं इसके बारे में हमारा ये पार्ट है। और इसके अंदर मैंने आपको समझाया कि जो वस्त्र होते हैं वो धागों से मिलकर बने होते हैं और धागे जो होते हैं वो तंतु से मिलकर बने होते हैं। तंतु जो हैं उनके स्रोत के आधार पर वो तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु वे तंतु जो किससे प्राप्त होते हैं, जो कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, पटसन आदि। और या फिर ऊन है, रेशम है, ये भी प्राकृतिक तंतु है। संश्लिष्ट तंतु वे तंतु होते हैं जो रसायनों की सहायता से प्रयोगशालाओं में मानव द्वारा निर्मित होते हैं। और इनमें आते हैं जैसे पॉलिस्टर है और एक्रिलिक एस्टर है या फिर नायलॉन है, रेयॉन, ये सब आते हैं संश्लिष्ट रेशों में। इसके अलावा बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो प्राकृतिक तंतु हैं उसमें हमने आपके बुक में है दो का, रुई और जूट का। तो रुई जो है, रुई के लिए जलवायु कैसी चाहिए, उष्ण और काली मिट्टी चाहिए। रुई किससे प्राप्त होती है, कपास के जो फल होता है उससे प्राप्त होती है, जिसे कपास गोलक कहते हैं। ये कपास गोलक जब फटता है तो हाथों से इसको तोड़ लिया जाता है और उसके बाद में हस्त चयन द्वारा इसका कंतन करते हैं, बीज से इसको पृथक करते हैं, जिसे हम कपास ओटना कहते हैं। इसके बाद में हमने जूट के बारे में पढ़ा। जूट जो है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जो हैं वो इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट को क्या किया जाता है, जूट के पौधे को काटकर जब उसमें पुष्पन होने लगता है उस समय उसकी कटाई होती है और उसको काटकर उसके तनों को कुछ दिनों के लिए पानी में गला दिया जाता है। जब पानी में गलने के कई दिनों तक अगर वो पड़ा रहता है तो उसका तना जो होता है वो गल जाता है और उसमें से तंतु बाहर निकल जाते हैं, जिनको हाथों से हम पृथक कर लेते हैं। तो बच्चों, ये तो बात हुई जूट की। जूट के बाद में हमने पढ़ा कि किस तरीके से अब वस्त्र निर्माण होगा। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि सूती जो धागा है उसकी किस तरह से कताई की जाती है, मतलब तंतु से धागे बनाने की प्रक्रिया। तो तंतु से धागा कैसे बनेगा, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि तंतु से क्या बनता है, तंतु से सबसे पहले क्या बनाते हैं, धागा, और धागे से फिर क्या बनता है, वस्त्र। तो ये वाली चीज़ जो है वो स्टेप 1 ये तो हमने पढ़ लिया। इसमें क्या बताया था मैंने आपको कि रेशे या तंतु जो है उससे धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं कताई। क्या बोलते हैं, कताई। और जो कताई है इसमें काम आता है, इस कताई के अंतर्गत क्या करते हैं, रेशों को खींचा जाता है और साथ के साथ ऐंठा जाता है, जिससे पतले धागों का निर्माण होता है, क्योंकि रेशे जो होते हैं पास पास आ जाते हैं और पतले धागों का निर्माण किया जाता है। इसमें हस्त तकवा, तकली या चरखे का उपयोग किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे वस्त्र, धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। और धागे से वस्त्र बनाने की जो विधियां हैं उसमें दो विधियां आती है, बुनाई और बंधाई। तो तंतु से धागा बनाने में तो आ गया कताई, और धागे से वस्त्र बनाने में बुनाई या बंधाई, दो विधियां, बुनाई और बंधाई। ठीक है बच्चों, बंधाई, बधाई मत कर लेना, बंधाई। तो ये दो तरीके हैं इसके। और तंतु से धागा बनाने को कताई बोलते हैं, और धागे से वस्त्र बनाने में दो प्रक्रिया काम आती है, जिसको बोलते हैं हम बुनाई और बंधाई। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों। धागे से
वस्त्र बनाना। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई एवं बंधाई। ठीक है, और बुनाई और बंधाई जो हैं, इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बुनाई। पहली विधि बुनाई। अब देखो बच्चों, बुनाई के लिए एक क्रियाकलाप करा है कि हमने ये ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागों के दो सेटों से मिलकर बनता है। धागों के दो सेट होते हैं, उससे वस्त्र मिलकर बनता है, और जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, ये मिलकर बनते हैं। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए जो कागज़ की पट्टिका से ये बुने हुए वस्त्रों का अध्ययन करेंगे अपन। देखो बच्चों, सिंपल है कि बुनाई क्या है। धागे के दो सेट लेते हैं, धागा बना लिया हमने किस प्रक्रिया से, कताई से, और एक सेट इधर से एक सेट इधर से, और फिर जो मशीनें होती हैं उसके अंदर क्या किया जाता है, वो दो धागों के सेट जाते हैं, और उन धागों को ही आपस में व्यवस्थित करके क्या बनाया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं बुनाई। तो धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई किसे कहते हैं आता है अगर आपके प्रश्न, तो आप क्या लिखेंगे। जैसे बच्चों इसमें आप ऐसे समझ सकते हो, आपने अपनी मम्मी को स्वेटर बनाते हुए देखा है ना। स्वेटर में क्या होता है, वो दो लेती हैं धागे, है ना, ऊन के, एक इस तरफ से आता है, इधर से एक में लगा होता है, और दो से वो करती जाती है। तो इसी तरीके से ये बुनाई का कार्य होता है। तो धागों के दो सेटों को, धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके, आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने, व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बुनाई क्या है, धागों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। धागों के दो सेट लिए जाते हैं और उन्हें व्यवस्थित करके क्या बनाया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है। इसमें एक क्रियाकलाप भी दे रखा है कि आप दो अलग अलग कलर की शीट ले लो कागज़ की, और उसको फोल्ड करें, और फोल्ड करने के पश्चात उनको काटें, और काटने के पश्चात जो कटिंग होगी उसको आपस में मिलाएं एक दूसरे से। तो कभी जैसे नीला पेपर ले लिया, एक पीला ले लिया, तो कभी नीला पेपर लगा दिया, कभी पीला लगा दिया, तो इस तरीके से क्या हो गया, व्यवस्थित करने से एक अलग पैटर्न बन जाता है। तो इसी तरीके से वस्त्रों का निर्माण भी होता है। इसी ढंग से धागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। धागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है, हथकरघे होते हैं उन पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं, हाथ वाले, या फिर विद्युत प्रचालित होते हैं। जो करघे होते हैं वो किस पे क्या होते हैं, या तो हाथों से चलने वाले या फिर बिजली पे चलने वाले होते हैं। इसमें आपके बुक में चित्र भी उसका बताया हुआ है हथकरघे का। तो जो दो धागे के सेट हैं उनको व्यवस्थित किया जाता है किसकी सहायता से, करघों की मदद से। और करघे जो होते हैं वो दो प्रकार के, हस्तकरघा और विद्युत करघा। ठीक है, अब इसमें वस्त्रों की बुनाई
वस्त्रों की बुनाई करघों की मदद से करघों पर की जाती है। ये करघे हस्त प्रचालित या विद्युत प्रचालित होते हैं। हस्त प्रचालित भी होते हैं और विद्युत प्रचालित भी होते हैं। तो बुनाई में समझ में आया बच्चों कि जो आपस में धागों को, दो धागों के सेटों को आपस में व्यवस्थित करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण करते हैं, जिसे बुनाई कहते हैं। और बुनाई का कार्य करघों की सहायता से किया जाता है। ये करघे जो होते हैं वो हस्त प्रचालित भी होते हैं और विद्युत प्रचालित भी होते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें एक विशेष प्रकार की बुनाई, क्या कभी आपने ये ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी बुनाई में किसी एकल धागे का प्रयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। एक धागा, एक गोला होता है, वो लिया जाता है। कई बार देखो दो धागे लिए जाते हैं जब उसमें एक अलग पैटर्न डालना होता है। जैसे मान लो कोई येलो ग्रीन कलर का स्वेटर बना रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो वो काम कैसा हो गया, बुनाई जैसा हो गया। परंतु कई ज़्यादातर अगर प्लेन एक ही कलर के स्वेटर बना रहे हैं तो उसमें क्या किया जाता है, एक ही धागे को लिया जाता है। एक टुकड़े को बनाने में, कपड़े का एक टुकड़ा बनाने में एक धागे का ही प्रयोग किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, एकल धागा खींचता चला जाता है। जब एक धागा खींचेगा तो पूरा वो उधड़ जाएगा, पूरा का पूरा आपका सॉक्स जो है वो खुल जाएगा तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से और मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो ये जो काम हो गया, ये हो गया बंधाई। ठीक है, तो बुनाई कभी कभी एकल धागे की सहायता से भी बुनाई का कार्य किया जाता है। ठीक है, कभी कभी एकल धागे की सहायता से भी बुनाई का कार्य किया जाता है। तो या तो धागों के सेटों की सहायता से किया जाए, वस्त्र बनते हैं उसमें, और सॉक्स, स्वेटर ये बनाने में एकल धागे का प्रयोग भी किया जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई बच्चों, बुनाई कि बुनाई जो है, बुनाई में क्या होता है, धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है ये, और धागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। किस पर की जाती है बच्चों, करघों पर। और करघे जो होते हैं वो हस्त प्रचालित भी होते हैं और विद्युत प्रचालित भी होते हैं, और कभी कभी एकल धागे की सहायता से भी बुनाई का कार्य किया जाता है। अब देखो बच्चों, जो वस्त्र हैं, ये जो तंतु हैं, इनका उपयोग और भी कई चीज़ों में बनाने में किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि इन तंतुओं से सिर्फ वस्त्र ही बनाए जाते हैं। इनके अलावा हम थैले, बैग्स जो होते हैं वो बनते हैं, पर्स बनते हैं, और दरियाँ, गलीचे, कंबल, तो ये भी बनते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पहनने के कपड़े ही बनते हैं, बहुत चीज़ें, रस्सियाँ हैं, रस्सियाँ बनती है, पैराशूट के कपड़े बनते हैं, तो अलग अलग चीज़ें इनसे बन सकती है। वस्त्र सामग्री का
इतिहास। तो बच्चों, वस्त्र सामग्री का इतिहास हम देखते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, पत्तियों और बड़ी बड़ी जंतुओं की जो चमड़ी थी, त्वचा थी, वो उसका प्रयोग जो है वो शरीर को ढकने में करते थे। क्योंकि बच्चों पहले वस्त्र निर्माण तो हुआ नहीं, तो वो जो पेड़ पौधों की बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और जो चमड़ा होता है, जो इस त्वचा जो उधेड़ के उसका उपयोग क्या करते थे, वो अपने शरीर को ढकने में करते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात अब धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि की जैसे खोज हुई, जब उत्पादन करने लगे वो लोग, आदिवासी लोग, तो आदि मानव जो था जब उत्पादन करने लगा, कृषि करने लगा, तो वह समुदाय में रहना शुरू कर दिया, इकट्ठा होकर वो रहना शुरू कर दिया। और लोगों ने पतली पतली टहनियों और घास को बुनकर चटाइयाँ, डलियाँ बनाना सीख लिया, कि टोकरियाँ हैं, चटाइयाँ हैं, वो बनाना सीख लिया। पतले पतले जो टहनियाँ थी पौधों की, उनको आपस में मिलाकर लताओं, जंतुओं की ऊन, बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, उनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। धीरे धीरे उनको बुनना शुरू किया, वस्त्र बनाए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। सबसे पहले जो ऊन से सूती वस्त्र जो थे वही पहने जाते थे, रुई से बने हुए वस्त्र। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। एक फ्लैक्स है जो इससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, बस ढक लेते थे। वे शरीर और कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे शरीर को ढकने में। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों से बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, और परंतु यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियाँ बिना सिलाई के ही पहनी जाती है। जिस प्रकार समस्त देश के खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता है, उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता होती है। देखो बच्चों, क्या है कि प्राचीन समय में वस्त्र सामग्री का इतिहास जो है वो है इसके अंदर, कि प्राचीन समय में जो मनुष्य था वो क्या करता था, चमड़ी, जो जीव जंतु थे उनकी त्वचा को या फिर पेड़ पौधों की पत्तियों को लपेटकर अपना शरीर ढक लेता था, क्योंकि उस समय सिलाई जो है सुई का आविष्कार नहीं हुआ। अब बाद में क्या करने लगा, वो जो पेड़ पौधों की पतली टहनियाँ होती है उनको आपस में ऐंठ कर वो रस्सियाँ वगैरह, चटाई, टोकरियाँ, ये सब बनाने लग गया। उसके पश्चात उसने क्या किया, धीरे धीरे देखा जैसे रुई, जैसे भारतवासी थे वो काफ़ी हज़ारों साल पहले से ही ये रुई का उपयोग कर रहे थे, तो इस रुई से उन्होंने उनके धागे को, उनको भी तंतुओं को ऐंठ कर धागा बनाया और धागे से फिर वस्त्रों का निर्माण किया, परंतु वस्त्रों की सिलाई नहीं की। मतलब उन्होंने उसको बुनाई तो कर ली परंतु सिलाई का कार्य नहीं हुआ, क्योंकि सुई का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो ऐसे ही लपेट लिया करते थे। अभी भी ऐसे वस्त्र, कई वस्त्र होते हैं जैसे जिन्हें बिना सिले ही हम पहन सकते हैं, जैसे साड़ी है, लुंगी, धोती है, पगड़ी है, तो ये बिना कोई सिलाई का इसमें कोई इतना कार्य नहीं होता। तो अब इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने वस्त्र का निर्माण कर लिया और धीरे धीरे क्या हुआ, सुई का आविष्कार भी हुआ, और सुई का आविष्कार होने से अलग अलग प्रकार के वस्त्र जो है वो बनने लगे, क्योंकि वो सिलाई का कार्य होने लगा। तो बच्चों, अब इसमें
जिस प्रकार से भोजन में विविधता होती है, हमारे देश में भोजन अलग अलग इलाकों में अलग अलग भोजन करते हैं। जैसे दक्षिण में चले जाएं तो इडली, सांभर, डोसा इस तरीके का भोजन होता है। और जैसे अपने इधर पश्चिम में चले जाएं तो दाल बाटी चूरमा इस तरीके का, राबड़ी, खिचड़ी इस तरीके, खिचड़ा वगैरह इस तरीके का भोजन है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है भोजन क्या है, भोजन में विविधता है। तो उसी प्रकार से वस्त्र में भी विविधता है। अलग अलग प्रकार की, साउथ में जाओ तो कांजीवरम साड़ी इस तरीके की साड़ी होती है ना। असम की साड़ी अलग होती है, साड़ियाँ अलग, पहनने का तरीका अलग होता है। गुजरात में अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, राजस्थान में अलग तरह से कपड़े पहने जाते हैं। तो इस तरीके से वस्त्रों में क्या है, वस्त्रों में भी हमारे देश में क्या है, बहुत सारी विविधता आई हुई है। अब देखियो बच्चों, इस पाठ का जो सार है वो है कि किस प्रकार से जो रुई है, रुई से किस प्रकार से कपड़ा जो है वो कैसे बनाया जाएगा। तो लास्ट आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है। एक आखिरी बिंदु जो है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, जो इस पाठ का सार है कि किस तरीके से कपड़ा बना। तो कपास से बनाएंगे अपन, कौन कौन सा तरीके अपनाए अपन ने। सबसे पहले कपास गोलक। कपास गोलक क्या होता है, कपास का फल होता है, ठीक है। और इस कपास गोलक जो है उसको क्या किया हमने, ओटा। ओटना मतलब, ओटने का मतलब है बीजों से रुई को पृथक करना। और उससे क्या प्राप्त हुए, हमें रेशे प्राप्त हुए, ठीक है बच्चों, रेशे या फिर तंतु प्राप्त हुए। इन रेशों की क्या की गई, कताई की गई, कताई। और कताई के पश्चात किसका निर्माण हुआ, धागे का निर्माण होता है। काटना मतलब होता है कि जो तंतु होते हैं उसको हम खींचते जाते हैं और ऐंठते जाते हैं, और ऐंठने के पश्चात धागे का निर्माण होता है। अब जो धागा है, धागे से जो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है बुनाई, जिसमें दो रेशों को साथ, दो धागों को साथ में लिया जाता है। और दूसरी होती है बंधाई, जिसमें एक ही धागे से वस्त्र बनाया जाता है और बन क्या जाता है लास्ट में, वस्त्र, बंधाई। और तो ये जो है ये पूरा आपके इस पाठ का सार है। एक तरह से सभी में यही प्रक्रिया चलती है। इसमें कपास का उदाहरण दिया है। कपास के गोलक को बीज से या रुई को बीज से अलग करना, ओटना, कपास ओटना कहते हैं। इससे तंतु या रेशे प्राप्त होते हैं। इसकी कताई करके धागा बनाया जाता है। कताई में क्या उपकरण काम में आते हैं, तब तक कताई जो होती है उसमें क्या काम में आते हैं, हस्त तकवा, तकली या चरखा। फिर धागा बनेगा। धागा दो प्रकार से वस्त्र का निर्माण करेगा, बुनाई और बंधाई, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आपको ये पूरा पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। और अब मैं लिखवाती हूँ आपको, होमवर्क लिख लो, यहीं पे लिख लेते हैं। होमवर्क लिखिए बच्चों। प्रश्न 1, बुनाई किसे कहते हैं? इसमें काम आने वाले उपकरणों के नाम लिखो। बुनाई जो है वो किसे कहते हैं और इसमें काम आने वाले उपकरणों के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। और
फिर लिखिए खादी एवं ग्रामोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग संगठन की स्थापना कब की गई? खादी एवं ग्रामोद्योग संगठन की स्थापना कब की गई? तो बच्चों 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग संगठन की स्थापना की गई थी। दो प्रश्न हैं बस आपके होमवर्क के। बुनाई किसे कहते हैं और इसमें काम आने वाले उपकरणों के नाम लिखो, और खादी और ग्रामोद्योग संगठन की स्थापना कब की गई। तो धन्यवाद बच्चों। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।